अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आमिर लियाकत हुसैन, मैं पाकिस्तान हूँ और आप देख रहे हैं बोल्ड। नाज़रीन मोहतरम, 29 तारीख आने वाली है, गो कि आज 21 नवंबर है, लेकिन अगला दिन यानी जो 22 नवंबर है बड़ा अहम तरीन दिन है, यानी कल, आने वाला कल। वैसे आने वाला कल जाने वाला है, लेकिन जो आने वाला कल है वही आने वाला है। और उस आने वाले कल को सामने रखते हुए बहुत सारे लोग जो गुजरे कल मुल्क से बाहर चले गए थे वो वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि शायद आने वाले कल में कुछ ऐसा होने वाला है कि उनके अगले आने वाले कल बहुत अच्छे गुजर जाएंगे। लेकिन एक बड़ा खूबसूरत मुहावरा है कि ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। तो यहाँ कल कुछ और है, लेकिन जो कल है वो कुछ और होगा, और बहुत सारी बातें मैं आपको बता नहीं सकता। तो उसी कल को सामने रखते हुए एक ऐसा इंटरव्यू अभी थोड़ी देर पहले किया गया एक चैनल पर, नीला पीला चैनल, और वहां इंटरव्यू रुल गए बाबा ने किया और उन साहब से किया जो बहुत अरसे से खामोश बैठे हैं। लेकिन ये क्या जरूरत पेश आई है, क्योंकि दूसरा पहलू तो कोई नहीं बता रहा। एजेंडा या नजरिया क्या है ये तो हम नहीं जानते, हम सिर्फ आपको एजेंडा या नजरिया उनके क्लिप्स के जरिए बता सकते हैं, लेकिन दूसरा पहलू बताना हमारा काम है, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। तो अब 29 तारीख के आने का जैसे जैसे इंतजार हो रहा है, वैसे वैसे उन लोगों के इंटरव्यूज भी लिए जा रहे हैं जो पहले कभी कहा करते थे कि आप तो सिर्फ 3 साल के लिए आए हैं जनाब, हमें हमेशा यहां पे रहना है, आप तो 3 साल बाद चले जाएंगे। तो जिनको 3 साल बाद जाना है, आप क्या समझ रहे हैं वो चले गए, और जो आ रहे हैं क्या वो वैसे ही होंगे जो जा रहे हैं? ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। और उससे पहले इतनी खुशी कि इंटरव्यूज लेना शुरू हो गए हैं, गुफ्तगू हो रही है, बातचीत हो रही है। जरा देखें कि आज 8 बजे नीले पीले चैनल पर रुल गए बाबा ने क्या क्या बातें की। हम आपको एक पहले क्लिप दिखाएंगे, उसके बाद फिर एक और क्लिप दिखाएंगे, और फिर हम और कुछ बातें भी आपको बताएंगे। जरा पहले देखते हैं रुल गए बाबा क्या क्या रहे। ग्वादर पोर्ट को चाइना के हवाले कर रहे थे, तो पाकिस्तान में कुछ ताकतवर लोग हैं वो आपकी नीयत पे शक करते थे, मगर अनफॉर्चुनेटली उसके बाद भी एक नेगेटिव आदमी आके बैठा जिसने खुद खरीदने की कोशिश की। अब उनके कुछ लोगों ने वाकई खरीद लिए। ताकतवर लोग, जरा गौर फरमाइएगा नाज़रीन मोहतरम, यह है वो दूसरा पहलू जो आपको नहीं बताया जाता, नहीं दिखाया जाता। कुछ ताकतवर लोग गवादर को चीन के हवाले करने पर आप पे शक कर रहे थे। जवाब जो उन्होंने दिया, मुझे उनके जवाब से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो रुल गए बाबा की तरफ जा रहा हूं। ये जो ताकतवर लोगों की इस्तिलाह आप इस्तेमाल करते हैं, रुल गए बाबा खुलकर क्यों नहीं कहते कि आप फौज के खिलाफ हैं? खुलकर क्यों नहीं कहते फौज के खिलाफ बात करना चाह रहे हैं? आपके दिल में जो बुग़्ज़ है पाक फौज के खिलाफ, इज़हार कीजिए ना रुल गए बाबा। ये ताकतवर लोग, भाई ताकतवर तो उस वक्त यही थे ना जिनसे आप बात कर रहे हैं, यही ताकतवर थे ना भाई। सदर ताकतवर होता है ना, और तो बहुत ताकतवर थे। तो जब इन्होंने गवादर पोर्ट चीन के हवाले कर दिया, तो अब और मजीद किस ताकतवर की जरूरत है? लेकिन आप जिस ताकतवर की तरफ इशारा कर रहे हैं वो फौज है, और वो भी फरमा रहे हैं कि उन्हीं ताकतवरों में से एक आज भी बैठा है। मैं तो खैर उसमें नहीं जाना चाह रहा, लेकिन रुल गए बाबा अपने बुक्स का इजहार इस तरह तो ना किया कीजिए ना। जब भी आपको मौका मिलता है आप कहीं ना कहीं अपने बुक्स का, अपने खुब्स बातिन का इजहार जरूर फरमाते हैं। यानी आपको जो फौज से अजली अबदी दुश्मनी है उसका इजहार आप जरूर करते हैं। यहाँ आपको मौका मिल गया, जैसे मौका मिला आपने कहा ये ताकतवर लोग। अब हमारे कौम लोग समझदार हो गए हैं, अब वो जानते हैं कि जो आप चलाते रहे ना ऐसे नहीं चलेगा। एक और आपको जरा इनका क्लिप दिखाते हैं, जरा देखिए। मेरे हिसाब से तो मैंने आपको पहले डेफिनेशन दे दी है कि ये आरओ इलेक्शन था। आरओ इलेक्शन, रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन, ये तो आपने बहुत पहले कहा। आरओ कहा, मौसूफ ने रिटर्निंग ऑफिसर कह दिया रुल गए बाबा ने। अब रुल गए बाबा ने रिटर्निंग ऑफिसर जब कहा तो एक्चुअली एक मरतबा फिर इन्होंने पूरे इलेक्शन के प्रोसेस को, और ये जो रिटर्निंग ऑफिसर थे रुल गए बाबा को शायद याद नहीं है कि रिटर्निंग ऑफिसर इनके एक पसंदीदा चीफ जस्टिस ने लगाए थे, जिनके लिए ये प्रोग्राम करते नहीं थकते थे। पूरी मुहिम इनके चैनल ने चला दी इफ्तिखार चौधरी के लिए, और इफ्तिखार चौधरी साहब ने ही ये रिटर्निंग ऑफिसर्स लगाए थे। तो अगर ये आरओ आपको इतने बुरे लग रहे थे तो आपने तो बाकायदा यानी रुखसती के वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब का जो फुल कोर्ट रेफरेंस था, यानी जिसमें बैठकर उन्होंने गुफ्तगू की थी, वो वाहिद उसी चैनल पर चली थी, और किसी चैनल पर वो नहीं दिखाई दिया था। खास तौर पे मेहरबानी थी। तो अगर ये आरओ से आपको इतनी तकलीफ है
تو آپ نے باقاعدہ ریٹرننگ آفیسر, اچھا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن جب آپ وضاحت کرتے ہیں تو آپ ایکچولی اپنا ایجنڈا بیان کر رہے ہوتے ہیں. اب لوگ RO, آگے بات چلی جاتی, انہوں نے کہا RO, آپ نے کہا نہیں ریٹرننگ آفیسر, یعنی آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ کس کی طرف ہے, ادھر ہے مجھے نہیں پتا, ادھر ہے مجھے نہیں پتا, ایجنڈا کیا ہے, نظریہ کیا ہے, ہم اس کی تلاش میں. پھر آگے بڑھ کر آپ نے 2-4 باتیں اور کی اور بڑی اہم تھی. آپ نے, زرداری صاحب نے فرمایا کہ عمران خان صاحب ہر بال پر چھکا مارنا چاہتے ہیں. آپ خاموش رہے, ہنس دی آپ, رڑ گئے بابا. ویسے تو آپ ہر ایک کو پکڑ لیتے ہیں اگر کوئی الٹی سیدھی بات کرے, آپ نے یہاں نہیں پکڑا ان کو. عمران خان صاحب ہر بال پہ چھکا نہیں مارتے, ہر بال پہ آؤٹ کرتے ہیں. وہ بولر ہے, بیٹسمین نہیں ہے, ہاں آل راؤنڈر ہے, لیکن ان کی جو کارکردگی ہے وہ بولنگ میں ہے, تو بیٹسمین نہیں ہے. وہ بابا وہ تو بول کرنے کے لیے آئے ہیں, اور وہ تو ایک گیند پر 3 کو بھی آؤٹ کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو آپ نے تو یہاں خاموش رہ کر, چپ چاپ رہ کر, معصومیت کے ساتھ آپ چپ رہے کہ بھئی یہ گفتگو ہو رہی ہے, میں کیا کروں گا بول کر. پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے, جو اہم ترین بات ہے, وہ یہ کہ جیسے ہی رول گئے بابا, جیسے ہی آپ سے بلاول کی شادی سے متعلق آپ نے سوال کیا, اور انہوں نے یہ فرمایا, یعنی کس نے, زرداری بابا نے فرمایا کہ آپ بھی تو چاچا ہیں, آپ بھی تو چاچا ہیں. تو میں بڑا حیران ہوا, لیکن اس سے پہلے آپ نے میری حیرانگی دور کر دی جب آپ نے خود ہی زرداری صاحب سے پوچھا کہ آپ کا لندن میں کوئی اپارٹمنٹ ہے. تو زرداری صاحب نے کہا کہ اگر ہوتا تو میں ایدی کو دے دیتا. تو آپ نے کہا ہاں اس کا مطلب نہیں ہے, اس کا مطلب نہیں ہے. اچھا آپ تو لندن میں ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں نا. رول گئے بابا, اتنی وضاحتیں کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے بابا, بابا اتنی وضاحتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے, آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ ہم میزبان ہیں, ان کو بتانے دیں نا کہ وہ ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں یا ان کا اپارٹمنٹ ہے کہ نہیں ہے. آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ آپ کے بتانے کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس بار پھر زرداری کی باری آ رہی ہے؟ آپ کو سب پتہ چل گیا ہے, سب سیٹنگ ویٹنگ کچھ ہو گئی ہے, کچھ چکر ہے, تو بتائیں نا دوسرا پہلو عوام کو, یا ورنہ ہم بتائیں گے, کیونکہ ایسے تو نہیں چلے گا. ایک وقفے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 شو, ایسے نہیں چلے گا. ڈاکٹر شاہد مسعود کے پاس ہے ہر اندر کی خبر ہے. پاکستان کا نمبر 1 شو, ایسے نہیں چلے گا. خوش آمدید. تو تذکرہ ہو رہا ہے رول گئے بابا کا, اور رول گئے بابا کو ہم یہ مشورہ دینا چاہ رہے ہیں کہ اب ایسے نہیں چلے گا. اب ایجنڈا, نظریہ, اس کو چھوڑیے, جو سچ ہے, حقیقت ہے, اس کو بیان کیجئے. میں آپ کو بتا رہا تھا لندن کے اپارٹمنٹس کے بارے میں, جب رول گئے بابا نے زرداری بابا سے سوالات کیے, تو ذرا ہم دیکھ لیں کہ وہ کیا ماحول تھا, کس طرح گفتگو ہو رہی تھی. ورنہ آپ کہیں گے کہ یہ میں بھی ایجنڈا یا نظریہ پیش کر رہا ہوں. نہیں صاحب, میں نہیں کرتا, میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے, میرا کوئی نظریہ نہیں ہے. میرا ایجنڈا, میرا نظریہ پاکستان ہے, کیونکہ میں پاکستان ہوں, میں عامر لیاقت حسین ہوں. آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ رول گئے بابا زرداری بابا سے کیا باتیں کر رہے ہیں, اور زرداری بابا رول گئے بابا سے کیا کہہ رہے ہیں. دیکھتے ہیں. کہ لندن میں 1 ہائیڈ پارک کے علاقے میں آپ کا بھی کوئی اپارٹمنٹ ہے, اس میں کتنی سچائی ہے؟ کہیں آپ کو بھی تو کسی نے کوئی گفٹ وغیرہ نہیں دیا ہوا؟ میں نے تبھی جواب دیا تھا کہ اگر ہے تو میں ایجی کو ڈونیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. یعنی کہ نہیں ہے. نہیں ہے. اچھا, اس کا مطلب ہے نہیں ہے, نہیں ہے نا, اس کا مطلب ہے, اس کا مطلب ہے نہیں ہے, کیونکہ آپ لندن میں میرے خیال ہے ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں, آپ کے پاس میں اپارٹمنٹ نہیں ہے. ارے انہیں بتانے دے رول گئے بابا. اچھا, اس کا مطلب ہے آپ لندن میں ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں نا. اچھا, آپ ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں, یعنی آپ ان کی طرف سے وکیل بن گئے. رول گئے بابا وہ خود جواب دیں گے نا. آپ نے ان کی باڈی لینگویج دیکھی, جیسے ہی رول گئے بابا نے یہ کہا آپ لندن میں ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں, انہوں نے کہا تو تم نے صحیح اچھا سوال کیا, جب تم واپس جاؤ گے نا تو تمہیں خوش کر کے بھیجوں گا میں, تم نے اچھی بات کی ہے. تو اگر سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ 29 کے بعد کوئی بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے, تو میں سب کو بتانا چاہتا ہوں ایسی کوئی تبدیلی نہیں آنے والی ہے, بلکہ شاید جو تبدیلی آپ سوچ رہے ہیں ویسی تبدیلی تو نہ ہو, لیکن تبدیلی ضرور ہوگی. اور اگر آپ یہ سوچ کر سب چلے گئے ہیں اور آنے کی تیاری کریں, چودھری نثار صاحب اللہ تعالیٰ ان کی آنکھ کو مزید توانائی فراہم کرے. اچھا ہوا ان کی آنکھ کا آپریشن ہو گیا, اور اچھا ہوا کیونکہ انہوں نے جب بھی دیکھا آنکھ سے غلط ہی دیکھا, اور انہیں آنکھ سے ہمیشہ غلط دکھائی دیا. تو یہ اتنی دیر بعد آپریشن کرانے گئے ہیں, یہ بھی 29 کو واپس آئیں گے. لیکن کمال دیکھیے صاحب کہ پیچیدگی جو آپریشن کی نکلی ہے وہ پیچیدگی بھی 29 سے دور ہو جائے گی. ہر آدمی یہ 29 کو آنے کو تیار ہے, چاہے وہ صدر مملکت سابق ہوں زرداری صاحب, چاہے وہ ہمارے موجودہ وزیر داخلہ ہوں, سب 29 کے بعد آ رہے ہیں.
29 को ऐसा क्या होने वाला है वो तो हम बाद में बताएंगे। लेकिन रुलगे बाबा ने इसी इंटरव्यू के दौरान एक और कमाल की बात की। रुलगे बाबा कहते हैं मैं बड़ी रिसर्च के साथ प्रोग्राम करता हूं। रुलगे बाबा साहब का दावा है कि मैं बहुत माहिर मेजबान हूं, बड़ा बेहतरीन एंकर हूं, अवार्ड मिलते हैं रुलगे बाबा को, तो बड़े बड़े अवार्ड मिलते हैं ना रुलगे बाबा। तो रुलगे बाबा को जब अवार्ड मिलते हैं तो अवार्ड का मतलब है कि आप बहुत तहकीक करते होंगे, बहुत रिसर्च करते होंगे, पता नहीं आपको कौन अवार्ड देता है, क्योंकि जो आप ये बात अब कहने वाले हैं उसमें आपकी रिसर्च नहीं है। मैं बताता हूं रिसर्च क्या होती है रुलगे बाबा। अब तो मैं आ गया हूं ना, अब ऐसे नहीं चलेगा, अब ऐसे नहीं चलेगा, तो मैं बताता हूं रिसर्च क्या होती है। पहले जरा आप देखिए आप क्या कह रहे हैं, फिर मैं आपको अपनी रिसर्च बताता हूं। जी जरा देखिए। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंडिया के बहुत करीब है और उसके जो राइटिस्ट माइंड है। India's the check to Pakistan, and you have to get India involved. They have their own nukes. They have a very powerful army. They seem to be the real checkmate. They seem to be the real group. And I would start talking at that level very, very quickly. Open and shut case. यानी कुछ लोगों का ख्याल नहीं है रुलगे बाबा, ये ट्रम्प का खुद का ख्याल है, ये ट्रम्प का ख्याल है। कौन करता है रिसर्च आपकी? आप पे भी किसी ने रिसर्च की है, कभी किसी ने नहीं की है। ये किसने रिसर्च आपको करके दी है कि कुछ लोगों का ख्याल है? ये ट्रम्प का खुद का ख्याल है साहब, ये खुद फरमा रहे, ये ट्रम्प की आवाज थी कि इंडिया को पाकिस्तान पर चेक रखने के लिए हम आमादा करेंगे, इंडिया पाकिस्तान पर चेक रखेगा, इंडिया को हम तवानाई फराहम करेंगे। ये ट्रम्प कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं इलेक्शन जीतने के बाद। ये उनका ताजा तरीन इंटरव्यू है 5 दिन पहले का। आप कहां से रिसर्च करके आते हैं रुलगे बाबा? और फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात यह कि आपने एक अजीब गरीब बात कह दिया रुलगे बाबा, मैं तो बड़ा परेशान हुआ। आपने फरमाया, आप सवाल जवाब के दौरान आपने कहा कि जरदारी साहब आपने एतजाज अहसन साहब को इमरान खान साहब के जलसे में जाने नहीं दिया, इमरान खान साहब का वकील नहीं बनने दिया, लेकिन बाबर अमान साहब को आपने वकील बनने दिया। तो पहले तो जरदारी साहब ने कहा एतजाज साहब चूंकि वो जमान पार्क में साथ रहते हैं, दीवार मिली हुई है, तो मोहल्लेदार है, तो भाई बाबर अमान को क्यों कहा? भाई बाबर अमान तो प्रोफेशनल लॉयर है, वो चाहे तो भाई किसी न किसी तरह जाहिर है कि वो अपने प्रोफेशनल लॉयर है, वो पैसे वैसे लेंगे और पैसे ले सकते हैं, फीस लेंगे, अदालत में मुकदमा लड़ेंगे। तो मुझको ये बताइए रुलगे बाबा कि क्या वो प्रोफेशनल वकील नहीं है? क्या वो प्रोफेशनल लॉयर नहीं है? उस वक्त आप बोले क्यों नहीं? उस वक्त आपकी जबान से कोई जुमला अदा क्यों नहीं हुआ? आप खामोश क्यों रहे? कोई और बात होती है पाकिस्तान के खिलाफ तो आप फौरन बोल पड़ते हैं कि बांग्लादेश में ज्यादती की थी पाक फौज ने, बांग्लादेश में जुल्म किया था पाक फौज ने, बांग्लादेश में लोगों को मारा था पाक फौज में। याद है आपको अपना वो प्रोग्राम रुलगे बाबा? लेकिन यहां आप बिल्कुल खामोश रहे, आपकी जबान से कोई लफ्जी अदा नहीं हुआ, आपने ये कहा ही नहीं कि एतजाज अहसन साहब भी प्रोफेशनल लॉयर हैं, आप उनको जाने दें। नहीं, बाबर अमान साहब पर आप खामोश हो गए। ये एक ऐसी बात आपने की है जिससे मुझे शक हो रहा है कि वाकई किसी एजेंडे और नजरिए के तहत आपने ये प्रोग्राम किया जो आज का इंटरव्यू था, क्योंकि एक ऐसे शख्स का आपने इंटरव्यू लिया है कि जो बहुत अरसे से खामोश है, गुफ्तगू नहीं कर रहा है और बहुत सारी बातें मुतनाज़े हैं। और वो मुतनाज़े बातें मैं जैसे कि शुरू में अर्ज किया कि जो ये कह कर गए थे कि पाकिस्तान में, फिर उन्होंने एक और बड़ी खूबसूरत बात की जरदारी बाबा ने, और आप उस पर भी खामोश रहे कि डॉक्टर आसिम इंतहाई शरीफ नफ्स इंसान है। मुझे इससे कोई इख्तलाफ नहीं है, यकीनन शरीफ नफ्स इंसान होंगे, लेकिन आपको सवालात करने चाहिए थे कि अगर शरीफ नफ्स इंसान थे तो फिर उन्होंने ये इकबाली बयानात जो दिए हैं, जो कबूला है उन्होंने, बड़ी दौलत के बारे में पता चला है, उनके अस्पताल में जो इलाज हुआ करता था उसके बारे में जो मालूम हुआ है, लेकिन आपने कोई सवाल नहीं किया, कोई क्वेश्चन आपने रेज नहीं किया। यानी आप बाकायदा मंसूबा बंदी के साथ रुलगे बाबा एक ऐसा इंटरव्यू करने के लिए गए थे कि शायद आपको कहीं से क्लू मिला है, कोई लाइन मिली है, कोई एजेंडा आपके पास है, कोई नजरिया है कि आने वाले दिनों में ये तोड़ी वारी तो ये मेरी वारी, अब इनकी वारी आने वाली है। तो आपने इस पर, फिर मैं बड़ा खुश हो गया हूं क्योंकि जरदारी साहब ने इस पर मोहर लगा दी। जरदारी साहब एक बहुत ही माहिर तरीन आदमी है, उन्हें गुफ्तगू करना आती है। उन्होंने कहा मैं क्यों अपने सर सारा काम लूं, मैं रुलगे बाबा पे ही लगा देता हूं। तो उन्होंने जैसे ही शादी की बात चली बिलावल की, तो उन्होंने जब ये कहा कि उन्होंने कहा आपने कोई दुल्हन ढूंढी, बहू ढूंढी कि नहीं ढूंढी? भाई मैं तो ढूंढता हूं, मैंने तो खुद 28 साल के बाद शादी की थी, 28 बरस का जब मैं हो गया था, मैं जब ज्यादा उम्र का हुआ जब मैंने की, तो बिलावल के लिए भी बहू ढूंढ लूंगा। आप भी तो चाचा है,
आप भी ढूंढे, जिसमें आपने हंसते हुए कहा नहीं 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 पूरा पाकिस्तान चाचा है। नहीं रुने बाबा, आप चाचा है, पूरा पाकिस्तान चाचा नहीं है बिलावल का। अपने भी, हमारे भी घर के लोग हैं, हमारे भी अपने चाचा हैं, आप ही खाली चाचा है, पूरे पाकिस्तान को आपने चाचा बना दिया। क्यों बना दिया आपने चाचा? ऐसे नहीं कहना चाहिए था। बिलावल के अपने चाचा भी होंगे, बिलावल के अपने घर वाले भी होंगे। हाँ, आपको चाचा जरूर कहा है, रुल गए बाबा। और अगर आपको चाचा कहा है और ये इंटरव्यू है तो फिर चाचा ही ऐसा इंटरव्यू ले सकता है, यानी भाई अपने भाई का ही ऐसा इंटरव्यू ले सकता है। एक वक्फे के बाद आते हैं, क्योंकि अब ऐसा नहीं चलेगा। खुशामदीद, ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन मोहतरम, शादी के बाद शौहर घर का सरबराह होता है, लेकिन इख्तियारात वसीम अख्तर जैसे हो जाते हैं, हालत सईद ज़मा जैसी हो जाती है और हैसियत ममदूद हुसैन जैसी हो जाती है। जब से इख्तिदार की शादी नवाज शरीफ से हुई है, इख्तिदार दुल्हन है, नवाज शरीफ साहब ज़ाहिर है कि शौहर बने, लेकिन उनका मामला ज़रा मुख्तलिफ हो गया है। आम शादियों में तो ऐसा होता है, लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स है और अवाम तकलीफ में आ गए हैं। लेकिन हमने यहां फैसला किया है कि बोल अवाम बोल, और आप अपनी तकलीफ हमें खुद बताएंगे। तो जरा देखते हैं कि अवाम क्या कह रहे हैं। सर्दियां शुरू होते ही बिजली की लोड शेडिंग दोबारा शुरू हो गई है। गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई है, चूल्हे ठंडे पड़ रहे हैं। सर्दियां अभी शुरू नहीं हुई और लोड शेडिंग हो गई है। कमाल है इस गवर्नमेंट का, ये पिछली गवर्नमेंट से भी ज़्यादा आगे चली गई है। बिजली और गैस दोनों की लोड शेडिंग बहुत इंतहा को पहुंच गई है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। हुकूमत पता नहीं कहाँ है और क्या कर रही है। पहले अजाब था बिजली का और अब गैस का भी हो गया है। पता नहीं है हुकूमत का क्या करे, ऐसा नहीं चलने देंगे और ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं चलेगा हुकूमत ऐसा नहीं चलेगा। हुकूमत ऐसे नहीं चलेगा। सर्दी का आगाज़ है देखिए, और गैस की और बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल से पता नहीं हुकूमत सो रही है क्या कर रही है। गैस की लोड शेडिंग सर्दियों के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, ये हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम है। और अभी सर्दी आई भी नहीं है, आप यकीन जाने परसों बिल्कुल बंद थी गैस और बिजली की लोड शेडिंग है, बहुत ज़्यादा मसला है। डोमेस्टिक जो सार्फिन है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, इनको एक तो कनेक्शन नहीं देते, दूसरा अगर दे भी दे तो इतनी लोड शेडिंग है। गवर्नमेंट ऐसे नहीं चलती, हुकूमत ऐसा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। हम कौन से वफा की थी उम्मीद जो नहीं जानते कि वफा क्या है। सर्द इलाकों में इस वक्त गैस की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ हीटर चलते हैं। इस वक्त वो ठिठर रहे हैं सर्दियों में। सर्द मौसम में ठिठरती ज़िंदगी फुटपाथ पर, ज़िंदगी को रो रही है ज़िंदगी फुटपाथ पर। और आपने गैस की लोड शेडिंग भी शुरू कर दी है। गर्म जगह जहाँ पर होती थी या जो है वहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग हुआ करती थी, और कुछ इलाके ऐसे हैं जो सर्दियों में भी गर्म रहते हैं। कराची में सर्दियां इस तरह नहीं पड़ती जैसे लाहौर में, इस्लामाबाद में, और अगर आगे चले जाएं एबटाबाद में, स्कर्दू में, वहां पर गैस की सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है। लोड शेडिंग वहां पर हो रही है। क्या चाहते हैं आप? लोग ठिठर के मर जाएं, लोग गर्मी से मर जाएं, लोग भूख से मर जाएं, लोग फाकों से मर जाएं, लोग तंग आके मर जाएं, लोग खुदकुशियां करने लगे, कब्रिस्तान भरते जा रहे हैं। जब से आपकी हुकूमत आई है लोग मरते जा रहे हैं, लेकिन आपको कोई फिक्र नहीं है और आप फिक्र करने ही नहीं चाहते, क्योंकि आप चाहते हैं कि सब कुछ ऐसा ही चलता रहे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि हमने ये बीड़ा उठा लिया है और हम जब तक यहां पर मौजूद हैं आपकी खामियों की निशानदेही करते रहेंगे, क्योंकि इससे पहले तक सब आपके अपने अपने लोग थे, वही काम करते रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा और हम चलते हैं बोल हेडलाइंस की तरफ। वापस आएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। खुश आमदीद। ऐसे नहीं चलेगा। तेरे गम को जान की तलाश थी, तेरे जान निसार चले गए, तेरी कज अदाई से हार के शब इंतजार चली गई। जान निसार यानी चौधरी निसार साहब के लिए मैं फिर दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतियाबी अता फरमाए। और वो एक आंख से जो सबको देखा करते थे, अब उनकी दूसरी आंख सही हो गई है तो वो दोनों आंखों से लोगों को देखना शुरू करें, वरना वो हर चीज़ को एक ही आंख से देखा करते थे।
29 तारीख तक उम्मीद है कि वो भी तशरीफ ले आएंगे। लेकिन उनके आने से पहले जो यहाँ पर हो रही हैं बहुत सारी बातें, एक हम आपको चौधरी बाबा की तरफ दोबारा लेके चलते हैं। कल हमने चौधरी बाबा की कुछ बातें आपको बताई थी। रुल गए बाबा के बाद अब नंबर आता है चौधरी बाबा का। चौधरी बाबा बहुत इंटेलेक्चुअल है, लिखते भी है चौधरी बाबा, बोलते भी है चौधरी बाबा। चौधरी बाबा ऐसे बोलते हैं, आंखें गोल गोल निकाल के, तो ये घुस जाते हैं प्रॉम्प्टर में, क्योंकि सब कुछ प्रॉम्प्टर में लिखा, ये सब प्रॉम्प्टर में बोलते हैं, सब प्रॉम्प्टर में। हमारे पास कोई प्रॉम्प्टर नहीं होता, क्योंकि हम उन लोगों में से जो कहते हैं ऐसे नहीं चलेगा, तो हम प्रॉम्प्टर पे लिखा के ऐसे यूं आंखें यूं गाड़ के ना नहीं बात करते। तो चौधरी बाबा प्रॉम्प्टर पे सारी कहानी लिख के लाते हैं, तोता मैना की एक दफा का जिक्र हो, ऐसा हुआ, तो सारा बात चौधरी बाबा करते हैं। चौधरी बाबा बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल बनते हैं, लेकिन उनका मुतकब्बिराना अंदाज, उनके अंदाज में जो एक तकब्बुर है, जो गुरूर है, जरा मुलाहिजा फरमाइए। यकीन कीजिएगा कल जिस वक्त कोर्ट में ये चीज सामने आई और कहा गया कि जनाब ये तो क्या लेकर आए हैं, अब खुद बताइए, अब उससे बात आगे कहां जाएगी? ये सही आपका केस है, ये तो क्या मतलब केस वाली बात नहीं है, जो चीज है आप क्या समझते हैं? मैं डिस्टर्ब नहीं हूं, एमकेएम के साथ डिस्टर्ब नहीं है, मेरा कारोबारी बिरादरी जो है पूरे मुल्क की जो इंडस्ट्रीज चलाते हैं वो डिस्टर्ब नहीं है इस मामले से, चाहे कसूर किसी का भी हो। आज जनाब तमाम कारोबारी बिरादरी जो है वो जावेद चौधरी ऐसा नहीं, ऐसे जावेद चौधरी साहब बात करते हैं, इस तरह गुफ्तगू करते हैं। चौधरी बाबा ऐसे गुफ्तगू की जाएगी? चौधरी बाबा आप ऐसे बात करेंगे? यानी ये गुरूर, ये तकब्बुर, ये अंदाज़े गुफ्तगू, ये बात करने का तरीका, ये इस तरह से रोकना, इस तरह से रोकना, और फिर यानी वो गुफ्तगू करना चाह रहे, आप उनसे कह रहे आपका क्या ताल्लुक पैनामा केस से, आप कौन है, आप क्या बात कर रहे हैं? तो मैं चौधरी बाबा अगर आपसे पूछूं आप कौन है, आपका क्या ताल्लुक, आपका क्या नाम है? जेसी, जेडी होता तो समझ में भी आता, जॉब डिस्क्रिप्शन तो मालूम हो जाती, लेकिन जेसी क्या है? आप कौन है? आप एक्सप्रेस के मामलात पर बातचीत किया करें, आप सिगरेट वाले बाबा के मामलात पर ही बातचीत किया करें, आपका क्या काम? अरे उनका भी पाकिस्तान है, आपका भी पाकिस्तान है, सबका पाकिस्तान है। चौधरी बाबा इतने हुरूर, इतना तकब्बुर, इतनी अपने अंदर आप अनानियत लेकर आ गए, इतनी मुतलकुल अनानियत आपके अंदर आ गई चौधरी बाबा। चौधरी बाबा इस तरह तो बात नहीं करते, इस तरह तो बात नहीं करते ना चौधरी बाबा। चौधरी बाबा बात करने के लिए इंसान के अंदर एक खुलूस नीयत होती है। अगर आपने उन्हें कहना भी था खामोश रहने के लिए, तो तरीका दूसरा होता है। आपका क्या ताल्लुक है? आपका ताल्लुक, आपका क्या ताल्लुक प्रोग्राम करने से? आपका क्या ताल्लुक? या आपने प्रोग्राम करना है तो फिर दूसरों के साथ तमीज से बात कीजिए। इस तरह आप करेंगे दूसरा इंसान बहुत ही बेचारा मजबूर हो जाएगा, शर्मिंदा हो जाएगा, वो बात नहीं कर पाएगा। लेकिन आप उसको बार बार मजबूर करें, फिर वो कह रहा है भी मैं भी इस मुल्क का शहरी हूं, मेरा भी ताल्लुक पैनामा केस से बनता है। क्यों, क्या आपने दायर किया? अरे भाई जाहिर किया या नहीं किया? आपने दायर किया है चौधरी बाबा, आपने दायर किया है, आपने भी नहीं किया ना, तो चौधरी बाबा आप क्यों बात करते रहते हैं? चौधरी बाबा आप क्यों नवाज शरीफ साहब की साइड लेते रहते हैं? चौधरी बाबा आप क्यों सिगरेट वाले बाबा के कहने में आके प्रोग्राम करते रहते हैं? नहीं चौधरी बाबा ऐसे नहीं चलेगा, चौधरी बाबा ऐसे नहीं चलेगा, चौधरी बाबा नहीं चलेगा। ये बात अब खत्म कर देनी चाहिए कि ये बात ऐसे नहीं चलेगी। अब हम आपको चिड़ी बाबा की तरफ लेके जाते हैं। चिड़ी बाबा बड़े मजेदार है। अच्छा, चिड़ी बाबा के अपने अंदाज है, अपने स्टाइल है चिड़ी बाबा के। ये चिड़ी बाबा का अंदाज है, वो हर बात में उनको सब कुछ पता है। चिड़ी बाबा को हर बात पता होती है। तो चिड़ी बाबा क्या कह रहे हैं पहले मैं आपको बताता हूं, और मैं कोर्ट से भी गुजारिश करूंगा, अदलिया से गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़कर अपने मुल्क की अदलिया से गुजारिश करूंगा कि चिड़ी बाबा की इस गुफ्तगू का वो नोटिस ले, क्योंकि चिड़ी बाबा ने कोर्ट के साथ बहुत बड़ा मजाक किया है, अदलिया की तौहीन की है। जरा देखिए कि चिड़ी बाबा क्या फरमाए। चिड़ी साहब, बड़े अरसे के बाद मैं कह सकता हूं कि मेरा बहुत लंबा चौड़ा एजेंडा है, जिसमें पैनामा लीक्स के ऊपर कोई बहस नहीं होगी। वैसे वो मैं कहीं से निकाल दूंगा। कल पे छोड़ दो यार, कल क्या जुमेरात को शो नहीं होता हमारा? मगर सुप्रीम कोर्ट में तो शो होगा ना। सही साहब, सुप्रीम कोर्ट में शो होगा, हमारा शो नहीं। तो कोई बात नहीं, तुम बैठ के कुछ तबसरा कर दो। मैं कहाँ तबसरा रात आती कर लो, तो आपको पूछ लेंगे फोन करके डीओ वाले। अच्छा चले पहले कार्रवाई तो हो ना, वो कार्रवाई तो उस पर क्या तबसरा करना, वो तो जब कार्रवाई होगी तो पता चलेगा। बहरहाल चिड़ी साहब, आज चूंकि हमारे पास थोड़ा सा वक्त कम है सारे नॉन एंटिटी इश्यूज हैं, नहीं खैर फजूल इश्यूज हैं सारे। सेठी साहब, मैं अब आपके लिए कहाँ से नए
रोज बनाया करूँ, कोई मोटे मोटे मीठी किस्म के इश्यूज होने चाहिए। कभी सब्जियों वाले भी खाया करो। आज वो सब्जी से दाल आपने उनकी स्पीच लिखी है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। अब मैंने लिखी है उनकी स्पीच, अंदाजा लगाए। मैं एडवाइस देते रहते हैं। जब मैं आप उनको एडवाइस दे दूँ, मैं उनको एडवाइस दे देता हूँ। देखिए वो 2-3 बातें कहेंगे। एक तो वो बात कहेंगे जो उन्होंने पहले बातें कही कि ऑपोजिशन को ऑपोजिशन रहना चाहिए, क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं करनी चाहिए, हुकूमत को स्टेबल होना चाहिए, पुरअमन तरीके से हुकूमत होनी चाहिए, हुकूमत को डिलीवरी देनी चाहिए आवाम के लिए। जाते जाते लगा देंगे छोटा सा कि भाई वो, और फिर ये भी जरूर कहेंगे कि सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए और जमहूरियत का ये तकाजा है। और इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं। इससे नहीं, मियाँ साहब भी खुश हो जाएंगे। ये है एचडी बाबा, हर चीज उनको पता है, हर चीज उनको मालूम है। सुप्रीम कोर्ट में शो होगा, सुप्रीम कोर्ट शो करने की जगह है। अदालत जो केस रोजाना की बुनियाद पर सुन रही है वो शो है। जरा अदालत भी सुने किस तरह तमस्खुर उड़ाया जा रहा है आला अदरिया का एक चैनल पर बैठकर चिड़ी बाबा। और चिड़ी बाबा का अंदाज ऐसा होता है कि वो प्रोग्राम कर रहे हैं या फैसले कर रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है कि सारे फैसले उनको पता है। जो कुछ उन्होंने तैयब उर्दुगान की तकरीर के बारे में बताया वैसी ही तकरीर तैयब उर्दुगान ने की, यानी गोया समधियाने ने समधियाने को बता दिया था कि आप है। समधियाने को मालूम था, समधियाने ने समधियाने से इत्तला लेकर उनको इत्तला दी जिनको बड़ी खिदमात के एवज क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी लगाया गया है, वजीर आला भी बनाया गया था केयर टेकर, तो उनको इत्तला दे ये अंदाज इख्तियार करना है और ये बातें आपने करनी है। चिड़ी बाबा ने वही बातें कह दी और ये कहा मैंने लिखी है तकरीर, मैं बताऊं और तो मैं एडवाइस दे देता हूं, और वो सारी एडवाइस उन्होंने दे दी। लेकिन उससे पहले उन्होंने ज़ाहिर है कि दाल सब्जी इशू में जो कि हम आपको बताना चाहते हैं उसमें उन्होंने कराची के जो अभी रिहा हुए मेयर वसीम अख्तर उन पर कुछ गुफ्तगू की थी और उनको दाल सब्जी का इशू बना दिया था। बाकी सारे इशूज इनके दूसरे थे। कहा जी पैनामा पे आज बात नहीं होगी, आज फला पे नहीं होगी, ये खुद तय करते हैं। जाहिर है भाई आप ही तो मुल्क की तकदीर और मुल्क की किस्मत चला रहे हैं, किस पर बात होगी किस पर बात नहीं होगी। लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक्त हियरिंग हो रही है उसको शो करार दिया है, और अगर सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस नहीं लेती है तो ये एक इंतहाई यूं समझ लीजिए कि नजरअंदाज करने वाली सिचुएशन हो जाएगी और दूसरे लोग ये सोचेंगे कि कहीं चिड़ी बाबा का कोई एजेंडा ऐसा तो नहीं है कि जिस एजेंडे की बुनियाद पर ये और मजीद नुकसान पहुंचाना चाहे। तो मुझे तो अदलिया से पूरी उम्मीद है कि वो इसका नोटिस लेगी, क्योंकि कोर्ट शो की जगह नहीं है, कोर्ट में फैसले किए जाते हैं। कोर्ट एक मुकद्दस मकाम है, यहां पर अदालतें फैसले करती हैं, यहां पर सुनवाई होती है, यहां पर दुख सुने जाते हैं, यहां पर केस दायर किया जाता है, यहां पर दलाइल से बात होती है, यहां पर वकला अपने दलाइल पेश करते हैं। ये बहुत मुकद्दस मकाम है, इसलिए वकील को वकील कहा जाता है। गो कि जाहिर है कि अल्लाह ताला का नाम है वकील, लेकिन चूंकि वकील निस्बत से लिया गया है, सिफाती नाम नहीं है कि वो वहां पर जाकर सफाई पेश करता है, जज मुंसिफ होता है, काजी उल कुज़ात का दर्जा रखता है। और आप कहते हैं वहां पर शो हो रहा है, वहां पर आपस की बात हो रही है, आपस की बात हो रही है वहां पर। चिड़ी बाबा आपस की बात नहीं हो रही है, बेंच में आपस की बात नहीं होती है, बेंच में मुत्तफिका फैसले किए जाते हैं। चिड़ी बाबा ऐसी बातें नहीं करते, ये बातें बड़ी खतरनाक है। और आप ये सोचिए कि आप एक मेजबान हैं, वजीर आला नहीं रहे आप, वो ठीक है कि आप क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं और आप क्रिकेट बोर्ड की भी अंदर की बातें आगे बता देते हैं, हालांकि ये आपका काम नहीं है। आप अपने सारे प्रोग्राम में अंदर की बातें, भाई कुछ बातें राज होती हैं, मैं उसको ला रहा हूँ, ये आ रहा है, मिसबाउल हक जा रहा है, तो फला आ रहा है, तो मोइन खान, ये भी आप बता देते हैं सब आके। इस पर तनकीद भी हुई है। आपको क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेट से आप क्या पता, आपको क्रिकेट क्या होती है, गली किसको कहते हैं? आपको तो सिर्फ सरकार की गली पता है कहां पे है, आपको तो सिर्फ ये पता है कि वजारत की गली कहां पर है। क्रिकेट में भी एक गली होती है, क्रिकेट में भी स्लिप होती है, लेकिन आपकी तो ज़बानी स्लिप होती रहती है, तो आपको क्रिकेट की स्लिप का भी नहीं पता। लेकिन आप फिर भी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, वो एक अलग बात है। वो पता नहीं आप क्यों है, क्योंकि सेठी है, चिड़ी बाबा है तो हो सकते हैं, लेकिन कोर्ट में शो नहीं होता। चिड़ी बाबा कोर्ट में शो नहीं होता। और थोड़ा सा अपने अंदर एक रख रखाव लाइए। आप एक माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे समझदार आदमी हैं, अखबार भी एक निकालते हैं और काम भी आप एक अखबार और चैनल में मिलके करते हैं, अब बहुत ही समझदार इंटेलेक्चुअल शुमार होते हैं पाकिस्तान के आप। तो आपकी गुफ्तगू के अंदर आजिज़ी होनी चाहिए, इनकिसारी होनी चाहिए, थोड़ा सा झुकाव होना चाहिए,
आप क्या करेंगे, आप क्या होगा, मैं बताऊं आपको। यानी इतना आप क्या होता जा रहा है आप लोगों को, हो क्या गया है, आप क्या समझने देंगे अपने आप को कि आप चला रहे हैं पाकिस्तान, आप ही चला लेंगे पाकिस्तान, जो आप चाहेंगे वो होगा, जो आप फैसले करना चाहेंगे वो होंगे, होते होंगे, होता आया होगा, लेकिन अब ऐसे नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, इसलिए कि अब पकड़ा गया, आ गया। 6 महीने में बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा हो जाए, पकड़ा गया फिर। मैं 1.5 साल में बिजली का भवन खत्म कर दूंगा। पकड़ा गया, पकड़ा गया। तो 2 साल में बिजली का घेरे ना खत्म किए तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। पकड़ा गया, पकड़ा गया। 3 साल में बिजली का लोड शेडिंग खत्म करना की तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। पकड़ा गया। इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाल करना, कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों में ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वो पकड़ा गया, आ गया। बिलावल, बिलावल, ये अंकल नहीं हो सकते, इनको अंकल मत कहा करो, ये तुम्हारे बाप को बालों से पकड़ के घसीटने की बात कर रहा है भैया, ये अंकल कैसे हो गया, ये अंकल नहीं है, ये तो डंकल है, डंकल। अंकल ऐसे होते, चाचा ऐसे होते, अब्बा को बालों से पकड़ के क्यों घसीटेगा, आप अंकल कहोगे उसको। और झूठ तो देखें आप इनके, मुझे दिलावर फिगार साहब के अशार याद आ गए कि झूठ अपनी जिंदगी में जब से शामिल हो गया, जिंदगी मुश्किल ही थी, मरना भी मुश्किल हो गया, पड़ गया है अब कुछ इस अंदाज से कहते दमिश्क, एक झूठा दूसरे झूठे से फरमाता है इश्क, लब पे ये है चाय मंगवा लूं जो हो तुमको पसंद, दिल में ये है हाँ न कर दे वाकई ये होशमंद, लब पे ये है आइए साहब कई दिन बाद आए, दिल में ये है काश ये कमबख्त फौरन भाग जाए। तो ये तो झूठ हमारी जिंदगी में ऐसे शामिल हुआ है कि इतने बड़े मनसब पे पहुंचकर जरा अंदाज़े गुफ्तगू बयान कीजिए और ये माइक वाइक गिरा दिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद बनने की कोशिश, माइक गिरा दिए। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो बहुत अरसे में बनता है, कोई बहुत अरसों बाद, बड़ी मुद्दत के बाद कोई ऐसा लीडर पैदा होता है, माइक गिराने से जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद नहीं बन सकता। तो मैं बिलावल को मशवरा दूंगा मेरे भाइयों की तरह है कि ये अंकल नहीं है, इनसे होशियार रहना, ये कंस मामा है, कंस मामा, ये बड़े खतरनाक है, ये डस लेंगे, इनसे होशियार रहना, इनसे कोई सेटिंग वेटिंग मत कर लेना, अभी तुम छोटे हो, अब्बा तो कर लेते, तुम मत कर लेना भैया, ये बड़े अजीब व गरीब है ये लोग, ये तेरी बारी और मेरी बारी में चलते रहेंगे और ये सेटिंग हो जाएगी। मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज जो भारत ने एक मरतबा फिर अपनी ज़लालत और कमीनगी का मुजाहरा किया है, मैं पाक फौज को खराज तहसीन पेश करता हूं कि 8 भारतीय फौजी इन्होंने जो भारत के थे उनको वासिल जहन्नम कर दिया और एक मरतबा फिर लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करने की कोशिशें नाकाम बना दी। जब से ये सी पैक का मामला शुरू हुआ है, जब से ये आर्मी चीफ की तब्दीली की बातें हो रही हैं, जब से नवाज शरीफ हुकूमत पर दबाव बढ़ रहा है, तब से मोदी हुकूमत की तरफ से बार बार लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की जा रही है। ये भी ऐसा काम चल रहा है जो अब ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि कल एक बहुत बड़ा ऐलान होने वाला है मुतवक्का, और उसके बाद आने वाले दिनों में सब कुछ ऐसे नहीं चलेगा बल्कि बहुत कुछ बदल जाएगा। मैं आप जाते जाते आखिर में कुछ बात आपसे कहना चाहता हूं, बड़ी अहम बात है, वो भी ऐसे नहीं चलेगा है। अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की दौलत कहां पर है, ये जानना चाहते हैं पाकिस्तान की दौलत कहां पर मौजूद है, ये कहां जा रहे हैं पैसे, किधर है, तो कोई इसमें आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है और इस पर मैं कायम रहूंगा। मैं चैलेंज करता हूं, कोई मुझे अगर पकड़ना चाहे तो मैं इस पर भी तैयार हूं, मुझ पर कोई केस करना चाहे तो मैं तब भी तैयार हूं, लेकिन मैं इंतहाई जिम्मेदारी के साथ ये इत्तलात आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर आप, और चूंकि आज मुझे ये बात इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि आज जरदारी बाबा ने कहा कि मेरे लंदन में कोई फ्लैट नहीं है, आप हीथ्रो एयरपोर्ट से वहां से नीचे आप उतरेंगे तो ट्रेनें खड़ी होती हैं, वहां पर आप मार्बल आर्च स्टेशन के लिए ट्रेन लें जो सेंट्रल लंदन के लिए जाती है। जब आप सेंट्रल लंदन मार्बल आर्च ट्रेन लेंगे तो सीधा आप पहुंचेंगे निर्वाणा रेजिडेंस। निर्वाणा रेजिडेंस जब आप पहुंचेंगे 1 स्क्वायर माइल पर यह इमारत मौजूद है और इस निर्वाणा रेजिडेंस में जिनके फ्लैट्स मौजूद हैं मैं उनके नाम बता देता हूं। उनके नाम है राजा परवेज अशरफ, शर्जील मेमन, रहमान मलिक, मलिक रियाज, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, परवेज मुशर्रफ साहब, अल्ताफ हुसैन साहब, जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब, मोहम्मद मियां सोमरो साहब, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब, मखदूम अहमद महमूद साहब, शौकत अजीज साहब, चौधरी शुजा साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब और
मौलाना फजल रहमान, इनका फ्लैट भी वहां मौजूद है। ये क्या करने जाते हैं वहां मार्बल आर्च में, क्यों है वहां पर, किस लिए जाते हैं, मार्बल आर्च में क्या है? क्योंकि मार्बल आर्च के साथ ही कुछ इलाके बड़े खास हैं, मुझे उनके बारे में ज्यादा इल्म तो नहीं है, फजल रहमान साहब जानते होंगे। लेकिन फजल रहमान साहब, अच्छा बनने की कोशिश मत करो पाकिस्तान में, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। आमिर लियाकत हुसैन को इजाजत दीजिए, हमारा ये प्रोग्राम यहीं पर खत्म होता है। कल इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर ऐसे नहीं चलेगा कि नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। हम इजाजत लेते हुए आपसे कहेंगे कि इस अपने बन के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।